नमस्कार। चलिए आज एक घर की कहानी सुनते हैं। एक ऐसा घर जिसके चक्कर में 50 साल से भी ज्यादा लंबी कानूनी लड़ाई चली। जरा सोचिए, एक ऐसा केस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक साइन की हुई, मुहर लगी हुई और बाकायदा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बिक्री भी सिर्फ एक दिखावा हो सकती है? और पता है क्या, इस सवाल का जवाब हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट के एक असली केस से मिलता है। चलिए आज उसी को समझते हैं। तो इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, साल 1971 में, जहां दो परिवारों, एक बेचने वाले और एक खरीदने वाले के बीच एक ऐसा सौदा हुआ जो अगले 50 साल तक एक बड़ी बहस का मुद्दा बनने वाला था। अब देखिए, इस पूरे झगड़े की जड़ में थीं दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ खरीदार हेमलता के परिवार का कहना था कि भाई, हमने तुकाराम से 10,000 रुपये में एक रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए घर खरीदा था, एक सिंपल सीधी साधी असली डील। वहीं दूसरी तरफ बेचने वाले तुकाराम के परिवार का दावा था कि अरे नहीं, ये कोई बिक्री थी ही नहीं, ये तो 10,000 रुपये का एक छिपा हुआ कर्ज था और घर के कागजात तो बस सिक्योरिटी के तौर पर रखवाए गए थे। अब यहाँ पे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हुआ ये कि 12 नवंबर 1971 को बेचने वाले तुकाराम ने सेल डीड पर साइन करके घर की ओनरशिप हेमलता को ट्रांसफर कर दी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमाल की बात तो ये है कि ठीक उसी दिन तुकाराम ने उसी घर में रहने के लिए एक रेंट अग्रीमेंट पर भी साइन कर दिए। यानी जिस आदमी ने अभी अभी अपना घर बेचा, वो उसी घर में किराएदार बनकर रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। 14 महीनों तक तुकाराम ने 200 रुपए का किराया भी दिया। लेकिन फिर किराया आना बंद हो गया और बस यहीं से शुरू हुई असली कानूनी कहानी। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो सिर्फ किराया न देने का कोई मामूली केस नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसी कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी जो पीढ़ियों तक चलने वाली थी, एक असली लीगल रोलर कोस्टर। अब जरा इस कानूनी रोलर कोस्टर को देखिए। 1986 में निचली अदालत ने कहा कि ये बिक्री तो एक दिखावा है। फिर 13 साल बाद 1999 में अपीली अदालत ने फैसला पलट दिया और कहा कि बिक्री बिल्कुल असली थी। कहानी फिर घूमी 2010 में, जब हाई कोर्ट ने फिर से फैसला पलट दिया और बिक्री को एक दिखावा बता दिया। सोचिए, दशकों तक ये केस बस ऐसे ही अदालतों के बीच घूमता रहा और किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर सच क्या है। तो इतने सालों के कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स के बाद आखिरकार ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि आखिर वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है, वो कौन सा प्रूफ है जिसके आधार पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड को एक दिखावा माना जा सकता है। तो समझते हैं कि ये दिखावटी दस्तावेज या शैम डॉक्यूमेंट आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बाहर से तो एकदम असली और ऑफिशियल लगता है, लेकिन जिन लोगों ने उसे बनाया है वो मनी मन जानते हैं कि इसका कोई असली कानूनी मतलब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच की शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल से की। वो सिद्धांत ये है कि कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अपने आप में असली होने का एक बहुत ही मजबूत सबूत होता है। मतलब उसे झूठा साबित करना आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो कोर्ट ने 50 साल पुरानी फाइलों को खंगाला और उनका जो फैसला था वो टिका था एक बहुत ही क्रूशल सबूत पर, जो कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ही मिल गया था। अदालत ने ये देखा कि किसी भी मुकदमे के शुरू होने से बहुत पहले, साल 1974 में जब बेचने वाले से पहली बार किराए के बारे में पूछा गया था, तो उसने जवाब क्या दिया था? सोचिए, ये उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, अपनी बात रखने का पहला मौका। और उनका जवाब सच में हैरान करने वाला था। बेचने वाले के परिवार ने 1974 में खरीदार के वकील को एक चिट्ठी लिखी जिसमें साफ साफ कहा गया, ये हमारी तरफ से एक बड़ी गलती है कि हमने किराया नहीं दिया। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। ये चिट्ठी, जो बेचने वाले ने अपना केस फाइल करने से 3 साल पहले लिखी थी, इस पूरे मामले का स्मोकिंग गन बन गई। मतलब सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत। और यहीं से बेचने वाले का पूरा केस बिखरने लगा। पहली बात, वो चिट्ठी साफ साफ मान रही थी कि हाँ, एक मकान मालिक किराएदार का रिश्ता है। दूसरी बात, मुकदमा तो बस एक जवाबी कार्रवाई थी जो तब की गई जब खरीदार ने उन्हें घर से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और तो और खुद बेचने वाले के सगे भाई ने कोर्ट में आकर कहा कि ये बिक्री असली थी। और सबसे बड़ी बात,
वो आदमी खुद एक बिजनेसमैन था। उसे अच्छे से पता था कि प्रॉपर्टी गिरवी रखने और बेचने में क्या फर्क होता है। तो बस इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया और इस 50 साल की लड़ाई पर विराम लगा दिया। साथ ही भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी कायम की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। ये एक असली बिक्री थी, कोई धोखा नहीं। और खरीदार के परिवार को सोचिए, पूरे 50 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उस घर का असली मालिक घोषित किया गया। तो सवाल उठता है कि इस पूरे केस से हमें क्या सीखना चाहिए। देखिए, ये मामला हमें रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की ताकत के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात बताता है। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रॉपर्टी राइट्स की नींव हैं। कानून की नज़र में ये हमेशा असली माने जाते हैं जब तक कि कोई बहुत ही मजबूत सबूत ना हो। उन्हें दिखावा या शैम साबित करने का बोझ बहुत बहुत ज्यादा होता है। अदालतें सिर्फ शक की बिना पर या अच्छी दलीलों के आधार पर इन्हें रद्द नहीं कर सकती। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक बहुत ही मजबूत चेतावनी दी है। अगर रजिस्टर्ड दस्तावेजों की पवित्रता को कम किया गया तो इससे प्रॉपर्टी के लेन देन में जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा और मालिकाना हक की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अब आगे की सोचते हैं। कोर्ट ने खुद इशारा किया कि शायद टेक्नोलॉजी इसमें एक बड़ा रोल निभा सकती है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ब्लॉकचेन जैसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को इतना फूल प्रूफ बना सकती है कि उन्हें चैलेंज ही ना किया जा सके? क्या हम भविष्य में ऐसी 50-50 साल चलने वाली कानूनी लड़ाइयों से बच सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में प्रॉपर्टी की दुनिया का भविष्य तय करे।